आज आप पीएम से मिलने जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और जब हम पहले गेम खेलने जाते भी हैं तो उससे पहले भी पीएम सर हमसे पर्सनली बात करते हैं सबसे, तो एक मतलब खिलाड़ियों को बहुत स्पेशल फील कराते हैं और शायद इसलिए ही इतनी सपोर्ट मिल रही है हमें और इसे मेडल टैली बढ़ रही है और 29 मेडल आए हैं, मतलब अनबिलीवेबल मेडल। तो सर ये सब वहीं से ही सपोर्ट है, नींव वहीं से ही रखी गई है, वही नींव है और हम सब अभी बढ़ रहे हैं आगे। आप कुछ स्पेशल कुछ टिप्स लेके जा रहे हैं? हाँ जी सर, मैंने रनिंग में स्पाइक्स पहनी थी जिन्हें पहन के हम दौड़ते हैं, तो मैं वो उनको गिफ्ट दूंगी अपनी तरफ से, अपने देश की तरफ से। अब उनके बारे में तो जितना कहें उतना मैं मानती हूँ टाइम वेस्ट है। उनको हमारे देश की वहाँ जाके बुराई करना, हमारे जो परिस्थितियां हैं हमारे देश में उसके बारे में विदेशों में जाके चर्चा करना, इससे क्या दिखता है? अगर आप अपने देश से प्रेम करते हो, राष्ट्रभक्त हो, तो कभी भी आप हमारे देश की बुराई कहीं भी नहीं करोगे। और ये तो विदेशों में जाके बुराइयां कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। जो उनकी ओपिनियन है उनका वो उनका ओपिनियन है, लेकिन ये ठीक नहीं है। जो राहुल गांधी जिस तरह जाके देश की बदनाम कर रहे हैं, भाई राहुल गांधी से कोई देशभक्ति की आप उम्मीद कर सकते हैं? राहुल गांधी देशभक्त नहीं है। और वो तो छोड़ दीजिए, चाइना के साथ वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो आतंकवादी जो लोग हैं उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। तो देश की एकता के साथ, देश की अखंडता के साथ वो जुड़े हैं या आतंकवादियों के साथ जुड़े हैं? उनको देश को सफाई देना चाहिए। देखिए, अभी तक तो इस खबर पे भरोसा ही नहीं हो रहा। कुछ ही हफ्तों पहले की बात है, मुलाकात भी हुई थी। ऊर्जा से लबरेज कॉमरेड सीताराम हर वक्त अब आगे क्या, अब आगे क्या। बीते दिनों लगातार मैं संपर्क में भी रहा अपनी पार्टी की ओर से। अभी अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी फोन है। एक लंबा एसोसिएशन लालू जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ। समकालीन भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा कॉमरेड येचूरी, जिनका जिक्र किए बगैर कोई भी बात पूरी नहीं हो सकती। ये उम्र जाने की नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी था। उनके परिवार, साथियों, कॉमरेड, मैं समझता हूं सबको ईश्वर संबल दे। कॉमरेड येचूरी बनना आसान नहीं होता, करना भी आसान नहीं होता। लाल सलाम कॉमरेड। पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कुछ लोगों को सदा जेल में ही रखना चाहते हैं और अपनी राजनीति के लिए आतंकवादियों का समर्थन करने की बात करते हैं। अभी तक चुने हुए कई नेता भी जो जेल में है, सांसद भी चुने गए। अब जब कोर्ट उनको रिहा करेगा तब करेगा। लोकतंत्र में तो चुनाव लड़ना हर किसी का हक है। तो इस बार क्या इलेक्शन जो क्या मुद्दे रहेंगे जो 370 और अफजलगुल की बात की जाती है, धारा 370 के हटने से जम्मू कश्मीर ने खुशहाली, शांति देखी है और जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं धारा 370 कभी ना आए और ना ही कभी आ सकती है। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीएसए को हटाकर उपद्रवियों को, दंगइयों को, पत्थरबाजों को, नशा बेचने वालों को खुला छोड़ना चाहती है। हम ये कभी होने नहीं देंगे, जम्मू कश्मीर की जनता कभी होने नहीं देगी। सर, अहमदुल्ला जिस तरह 2 सीटों पे लड़ रहे हैं, 2 सीटों पे वो स्पष्ट दिखता है कि वो चुनाव हार रहे थे, इसलिए लड़ना नहीं चाहते थे और अब्दुल्ला पे 1 नहीं 2 सीटों से लड़ रहे हैं। 370 जब तक नहीं होगी, छूट नहीं मिलेगा तब तक नहीं लड़ूंगा। किस तरह से देखते हैं कि 2 चाहे अभी देखिए ना 370 आएगी और ना ही एनसी आएगी। कल पुलिस ऑफिस आकर एक व्यक्ति ने 3 महीने पहले की एक घटना दिखाकर शिकायत दी, जिसमें कि उनके साथ परतापुर एयर स्ट्रिप पर मारपीट और गाली गलौज करने की शिकायत दी गई है। हेलीकॉप्टर लूट की उसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है।
प्रथम दृष्टया ये प्रकरण एक एविएशन कंपनी के दो पार्टनर्स के बीच में है, जिसमें कि कोई विवाद को लेकर इनमें झगड़ा है और इसमें जांच एएसपी को दी गई है, जो कि मौके पर जाकर जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी जांच के उपरांत। फिलहाल इस प्रकार की लूट की घटना नहीं है और ये घटना 3 महीने पूर्व की है। नीलोखेड़ी हो गया या ये हो गया नामांकन का? मित्रों, जैसा आपने को पता है कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और इस लोकसभा क्षेत्र के हमारे 5 नामांकन पहले भरे जा चुके थे, अब 4 और आज भरे जा रहे हैं, जिसमें अभी मैं प्रातःकाल पहले नीलोखेड़ी गया था, अब यहाँ आसंद आया हूँ और साथ ही साथ हमारे स्मालखा और पानीपत ग्रामीण वो दोनों भी भरे जा रहे हैं। तो सभी 9 के 9 यहाँ हो रहे हैं और हरियाणा भर में भी आज 27 नॉमिनेशन और भरने के बाद पूरे 90 के 90 नॉमिनेशन हो जाएंगे। कांग्रेस ने भी अपनी टिकटें जारी कर दी हैं आज लास्ट दिन रात को भी। बोलो आखिर तो करनी थी, लेकिन विषय तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपनी पूरी की पूरी लिस्टें जारी की और बड़ी लिस्टें उनके एक दिन पहले जारी की जा रही हैं। बड़े हैरानी का विषय है, या तो उनको अपने आप पर विश्वास नहीं है या अपने कैंडिडेट्स पर विश्वास नहीं है और कहीं ना कहीं उनको डर यह भी है कि जो लोग बाकी बचेंगे वो क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने उस विषय में से अपना रास्ता कोई निकाला होगा। लेकिन उनके कैंडिडेट क्या करेंगे, या तो कैंडिडेट भरते, नहीं तो अब जो है उनका दौर जो शुरू होगा वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। सर, आप द्वारा बिना खर्ची पर्ची की जो नौकरियां युवाओं को दी गई है हरियाणा के अंदर, लगता है आपको विधानसभा चुनाव में बहुत अहम रहेंगी वो सारी चीजें? मैं कहता हूं जैसा मेरा लोकसभा के अंदर पूरा दौरा हुआ, इसी लोकसभा में लगभग 400 गांव में मेरा जाना हुआ, एक ही विषय सब लोग जो है उसका जो बखान करते थे कि हरियाणा ने पहली बार इस प्रकार अनुभव किया है कि बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पर्ची और खर्ची के और हर गांव में कहीं 20, 40, 50, 60, 100 नौकरियां भी मिली हैं और इससे गांव के लोग बहुत ही आनंदित भी हैं और आकर्षित भी हैं कि ये हरियाणा में देखने को भी मिल नहीं सकता था। और हरियाणा तो कांग्रेस के टाइम के ऊपर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का घर बना हुआ था, यहाँ पर चाहे बदलियां हों, चाहे नौकरियां हों, चाहे CLUs हों, चाहे छोटे छोटे लोगों से, छोटे दुकानदार हैं, आड़ती हैं, कई मंथलियां बंधी हुई हैं, कई हफ्ते बंधे हुए हैं। आज तो लोग हफ्ते और मंथली का शब्द सुनना ही भूल गए हैं कि कोई मंथली और हफ्ते ये नए लोगों को तो पता ही नहीं है। वरना जो उस समय चलता था उन्होंने अपने एजेंट छोड़े हुए थे और वो जो एजेंट थे जिनको मैं धौल कपड़िया कहता हूँ, हमने 10 साल में उन धौल कपड़ियों के कपड़े उतरवा के खूंटी पटकवा दिए और वही बेरोजगार होकर बैठ गए, जिसमें से उनको बार बार ये शोर मचाते हैं कि बेरोजगारी तो उनके जो एजेंट हैं उनकी हो गई है और वही शोर मचाते हैं। इसलिए आज हरियाणा में मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हमारे नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है और हम उधर आगे बढ़ रहे हैं। सीधा भारत की सत्ताधारी पार्टी भारत के नेता विपक्ष को जान से मारने की धमकी दे रही है और पूरा विश्व सुन रहा है। ये छवि भारत की बन गई है कि जहां रूलिंग पार्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जान से मारने की धमकी दे रही है। इससे कम कुछ नहीं है ये। और जवाब दें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, जिनके घर से महज 2-3 किलोमीटर दूर पे उन्हीं का नेता उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर उन्हीं के झंडे लेकर खड़ा है और राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसको हम क्या माने? ये सीधे सीधे जिम्मेदारी इसकी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की है। तो आप कुछ आगे आप लोगों का क्या? हम जो भी अहिंसक तरीके से हमें जो आंदोलन करने होंगे, जिस इस मुद्दे को उठाना है हम उठाएंगे, कानून की शरण लेनी होगी लेंगे, लेकिन जवाब सत्ताधारी दल को देना होगा। पूरा विश्व इंतजार कर रहा है उनके जवाब की। क्या इस तरह की राजनीति चलाएंगे अब देश में कि आप हमसे जबानी जंग हार जाते हैं, आप हमसे विचारधारा की लड़ाई हार जाते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े मंत्री, उप मुख्यमंत्री सब उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बता रहे हैं कि विपक्ष जो है वो अपराधियों का साथ देने का प्रयास कर रहा है और उत्तर प्रदेश में अपराधों का जो रेशियो है वो अपराध कम हुए हैं, तमाम तरह के इस तरह के वादे किए जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी कभी अपराधियों के साथ खड़ी नहीं रही और कभी अपराध को बढ़ावा नहीं दिया। सारे अपराधी इस समय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में हैं। एक नहीं दर्जनों विधायक इनके यहाँ हैं जिनके ऊपर कई दर्जन मुकदमे हैं। तमाम फिरौती के, अपहरण के, तमाम ऐसे हैं, बच्चों के किडनैपिंग से लेकर सारे आरोप उनके ऊपर हैं। पुराने इतिहास उठाकर देख लें। और पूरी तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के कई MLA हैं, कई MLC हैं, कई MP हैं जो महिलाओं के अत्याचार के ऊपर खड़े लोग बैठे हैं, वो लोग हैं।
कांग्रेस जहां अत्याचार अन्याय होगी, किसी के साथ होगी, चाहे वो कोई व्यक्ति, ये सरकार फर्जी तरीके से लोगों को मार रही है, वहां कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता डटकर खड़ा रहेगा और निश्चित उनके साथ खड़ा रहेगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये पूरी सरकार केवल और केवल बचाव में उतर गई है। इसका मतलब ये आज बचाव में उतर गए, इसका मतलब कि इन्होंने फर्जी इनकाउंटर कराए हैं, फर्जी लोगों को, और गलत तरीके से अपने माँ बाप के इकलौते बेटे को मरवा दिया, मंगेश यादव को। अब ये पूरी तरीके से घिर गए हैं, तो उसका ये जवाब दे रहे हैं, उसमें ये अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो घटना हुई है सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के यहां दिन दहाड़े लूट की, कई दिनों से अखबारों में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विपक्षी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग जिस ढंग से डकैतों का संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, उनको अपने परिवार का बता रहे हैं, प्रदेश की जनता के समक्ष कुछ तथ्य मैं रखना चाहता हूं। सुल्तानपुर की घटना में प्रदेश की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, चूंकि आधुनिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का युग है, हमारी सरकार ने सभी तथ्यों को गंभीरता के साथ जांच के दायरे में लेते हुए सर्विलांस के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तथ्यों को जानकारी एकत्र की। जो लोग वांछित थे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी मोबाइल लोकेशन निकाल करके वांछित लोगों की पड़ताल करके, पहचान करके कार्रवाई प्रारंभ की। उस कार्रवाई के दौरान जो अपराधी पकड़े गए वो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और पकड़े भी ढेर सारे लोग गए हैं। चाहे सुल्तानपुर की घटना हो या प्रदेश की कोई भी घटना हो, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के समर्थन मानने का काम करती है। ये पहला मैं वाकया देख रहा हूं या पहला स्टेट देख रहा हूं जहां पर समाजवादी पार्टी, जिस व्यक्ति के यहां अपराध हुआ है, उस ज्वेलर्स के समर्थन में एक भी सेंटेंस समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आया। जिस व्यक्ति के यहां हत्या हुई है उसके समर्थन में पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होने के बजाय हमेशा समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ खड़े होने का दावा करती रही है। जिस बेटी के साथ रेप हुआ हो, समाजवादी पार्टी कभी उसके साथ खड़े होते नजर नहीं आई, केवल आई तो आई है अपराधियों को बचाने के लिए। मैं सुल्तानपुर की घटना का जिक्र फिर करना चाहूंगा। सुल्तानपुर की घटना में वांछित अपराधियों को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक व्यक्ति मारा गया। अब जाति के आधार पर समाजवादी पार्टी उसके समर्थन में खड़ी हुई है। हमारी प्रदेश की सरकार की प्रतिबद्धता है कि अपराधी अपराधी होता, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हैं। हमारी सरकार किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है, यह सबकी सरकार है, सबके हितों की चिंता करती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम प्रदेश में कानून के राज को स्थापित करें और हर स्थिति में लोगों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करें। हम जब जानते हैं कि इस घटना में जो लोग वांछित थे उनके पास से गिरफ्तारी के दौरान 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है। जो दिन दहाड़े लूट हुई थी, 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास करती है, जबकि प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को जब जब इनकी सरकारें रही हैं, जब जब इन्हें ताकत मिली है, ये पुष्पित पल्लवित करती रही हैं। जहां तक आप सब जानते हैं, समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से अपनी विगत सरकारों के दौरान, आप देखते होंगे, हमें अच्छी तरह याद है, इसी राजधानी लखनऊ में हजरतगंज के क्षेत्राधिकारी को लोहिया वाहिनी के गुंडों ने बोनट पर टांग करके लखनऊ की सड़कों पर घुमाया था और बेचारे वो पुलिस उपाधीक्षक बोनट पर लटके लटके पूरे लखनऊ में सड़कों पर नंगा नाच लोहिया वाहिनी के गुंडों ने किया था। फिर लोहिया वाहिनी के गुंडों की हिम्मत देखिए उस समय
जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस जीप को ले जाकर के एसएसपी लखनऊ के बंगले में घुसा दिए थे और एसएसपी लखनऊ के माध्यम से उन गुंडों को, जिन लोगों ने क्षेत्राधिकारी हजरतगंज को बोनट पर जीप पर टांगा था, उनको बचाने का काम हुआ था। आज तक उस घटना में कितने लोगों की सजा हुई है समाजवादी। तो साहब, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो 15वीं विधानसभा का क्या दृश्य देख रहे हैं आप? मौजूदा कुशासन से इस देश का हर नागरिक दुखी है, परेशान है। और अतीत में हमारी सरकार के वक्त में जो सुविधाएं लोगों को मिली थी, आज लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वही सरकार आएगी तो लोगों को ये सुविधाएं मिलेगी। अब की बात टिकट बंटवारे में जो राष्ट्रीय पार्टियां कहती हैं अपने आप को, उनमें बड़ा जुतम पेजार हुआ है। जो राष्ट्रीय पार्टियां कह रही हैं उनमें आपस में बड़ा जुतम पेजार हुआ आपकी टिकट वितरण पे। लड़ाई शासन और कुशासन की नहीं है। उन गठबंधन में आज लड़ाई इस बात की है कि कौन ज्यादा पैसा कमाता है, किसको ज्यादा पैसा कमा। बधाई देता हूं। साथियों, भारतीय वायुसेना अपनी स्थापना के समय से ही अपनी शक्ति और शौर्य के लिए जानी जाती रही है। देश को जब जब जरूरत पड़ी, वायुसेना ने डटकर उस परिस्थिति का सामना किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र का मस्तक सारे विश्व में ऊंचा किया है। एक कहावत आप सबने सुनी होगी, द मोर यू इज स्वीट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। आप लोग पिछले कुछ दिनों से जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसका जो प्रिसीजन मैं देख पा रहा हूं, वह बताता है कि इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत, कितनी लगन और कितनी निष्ठा रही है। आपकी एक्सरसाइज को देखते हुए मुझे गौरव की अनुभूति होती है तथा इस बात की भी आश्वस्ति होती है कि जब भी आवश्यकता होगी आप उम्मीदों से कहीं आगे बढ़कर राष्ट्र। उमर साहब कल जब रिलीज हो गए इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल से, तो उन्होंने कहा कि इट वाज उमर अब्दुल्ला हु सेड दैट कि अगर इंजीनियर रशीद बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी होते तो मैं विड्रॉ कर, लेकिन आफ्टर दैट द विन ही विन फ्रॉम द बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी। सुनिए सर प्लीज। उन्होंने ये भी कहा कि उमर साहब ने ये कहा कि ये इट वाज विक्ट्री ऑफ रेडिकल्स एंड इस्लामिस्ट इज नॉट। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, उनको गलतफहमी है। वो बेचारे जेल में थे, सही खबर उन तक कैसे पहुंचती, उनके पास कोई फोन वोन तो था नहीं। अब गलतफहमी के शिकार है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। तो उमर साहब क्या कहना चाहोगे किस चीज के बारे में? सर क्या इंजीनियर रशीद ने ये भी कहा कि हम जो नया कश्मीर प्राइम मिनिस्टर का नारा है उसके खिलाफ डट के लड़ेंगे और मैं कॉन्स्टेंटली। तो फिर ना हमारे उनमें फर्क क्या है ना, हम तो पिछले 10 साल से उसके खिलाफ लड़ रहे हैं ना। हम तो सिर्फ पिछले अगर वो जेल से बाहर आए सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब के नए कश्मीर के विजन को जो है उसकी मुखालफत करने के लिए, तो नई बात क्या है? वो तो पहले हमें ये बताए ना। अब इससे पहले इलेक्शनों में तो रायशुमारी की बात करते थे, वो रायशुमारी का नारा कहाँ गया? उसके स्टेज से अगर नारा आता था तो इल्हाक नहीं अतूत। राहुल गांधी जो अमेरिका गए हुए हैं, वहाँ अलग अलग स्टेटमेंट उनकी आ रही है, तो किस तरह देखते हैं बार बार जो स्टेटमेंट दे रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को भारत में कोई यूनिवर्सिटी बुलाती नहीं। आप कहेंगे चलिए बीजेपी की सरकार है, तो 2004 से 14 के बीच में कितनी यूनिवर्सिटीज में गए थे? जहां आपकी सरकारें वहां क्यों नहीं बुलाती? तो पहला आश्चर्य का विषय यह है कि विदेश की यूनिवर्सिटीज उनको क्यों बुलाती हैं? कौन बुलाता है, फिर कौन मिलवाता है और फिर कौन उनसे बुलवाता है? मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उन सारी शक्तियों के साथ मिलने के बाद, उनसे ट्यूटोरियल लेने के बाद रिहर्सल करते हैं कि भारत विरोधी बयान कैसे दिए जाएं। और मैं ये बात थोड़ी गंभीरता से भी कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बन गए जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद से मुलाकात की है। वो भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बन गए जिन्हें भारत सरकार की तरफ से घोषित आतंकवादी
पन्नू, गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने उनकी तारीफ की है। वो भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष हैं जिनका पाकिस्तान ने अपने डोजियर में कश्मीर को लेकर उनके नाम का उल्लेख पाकिस्तान ने अपने पक्ष में किया है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान से लेकर पन्नू तक जो शाबाशी पा चुके हैं, ऐसे राहुल गांधी जी की असली फितरत और असली सियासत जनता को समझ में आ रही है। देखिए, ये जो पूरा मसला था पिछले कल जो संजौली के अंदर एक प्रदर्शन हुआ, बड़े स्तर पर हुआ और उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, अस्पताल में है, और कुछ प्रदर्शनकारी भी उसमें घायल हुए हैं, वो भी उपचाराधीन है। हमने कल भी कहा था हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, मगर कानून अपनी प्रक्रिया को पूरा करेगी और कर रही है। सरकार जो है वो कानून के हिसाब से चलती है और आज उसमें जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जो मस्जिद कमेटी है उनके ऑफिस बेरर्स है, उनके नाम है मोहम्मद लतीफ जो इसके अध्यक्ष है और शहजाद मौलवी जो वहां के मौलवी है, उनके साथ करीबन 18-19 लोग आज कमिश्नर से मिले हैं, एमसी कमिश्नर से, और उन्होंने कहा है कि कम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए हम यहाँ पर जो है वो इसको सील करने के लिए तैयार है। इसके लिए एक लिखित चिट्ठी उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर को दी है, उस पर म्युनिसिपल कमिश्नर कार्रवाई करेंगे, उसको सील किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी फैसला म्युनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में इसके अवैध और ना अवैध होने पे जो आएगा, अगर उसको डिमोलिश करने की बात कल आती है तो उसका भी वो सम्मान करेंगे। प्रेसिडेंट मनमोहन सामल जी के नेतृत्व में आज एक पार्टी कार्यालय में मीटिंग हुई जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल थे। क्या बातचीत हुई और क्या? अब देखिए, आज ये बैठक में हमारे सब माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री के और माननीय हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट मनमोहन सामल जी थे, उसमें विशेष करके 4 बिंदुओं के ऊपर ये आलोचना रहा। पहला बिंदु था कि हमारा जो अभी पूरे देश में सदस्यता अभियान फॉर भारतीय जनता पार्टी चल रहा है, उसमें 45 डेज के अंदर कैसे ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1 लाख सदस्य संग्रह हो, उसमें एक रोड मैप बनाया गया। दूसरा है कि एक सेवा सप्ताह हम लोग पालन करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें कि 17 सितंबर को माननीय भारत वर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन है। उस दिन में हम लोग हमारे जो सरकार जो इलेक्शन में हमारा मेन टॉप मैनिफेस्टो में था और हमने इसको लंच करने के लिए जा रहे हैं। सुभद्रा योजना जो बोले थे सरकार पावर में आएगा तो विदिन 100 डेज विल लंच द सुभद्रा योजना, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे, लंचिंग प्रोग्राम करेंगे। ये सबसे बड़ा उत्साह है पूरे प्रदेश में। स्टेट लेवल कार्यक्रम होगा, ब्लॉक लेवल तक उसको कार्यक्रम करने का हम लोग चिंतन कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारे सरकार का 100 डेज में हमारा उपलब्धि क्या है, सफलता क्या है, उसको भी हम लोग स्टेट से लेके जिला स्तर तक कार्यक्रम करेंगे। और जिसमें 100 डेज में हमने 4-5 मुख्य बिंदु जो कैबिनेट भी पास किया है और बजटरी प्रोविजन में रखा गया है, जैसे कि सुभद्रा योजना है। और चासियों के लिए बड़ा जो हमारा अनाउंसमेंट था कि जब हम सरकार में आएंगे 2024 में तो धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 3100 रुपया होगा, ये भी कैबिनेट अप्रूव किया है। बजट में भी इसके लिए प्रावधान है, तो उसका हम लोग सफलता 100 डेज में लोगों के पास रखेंगे। और सबसे बड़ा था कि हेल्थ सेक्टर में हम लोग जब सरकार में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आएगा तो हमारे आयुष्मान भारत योजना जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उसको लागू किया जाएगा। और स्टेट का जो इंश्योरेंस है इसका नाम उड़िया अस्मिता के नाम पे उसको गोपबंधु आरोग्य योजना नाम पे वो गया है। तो पूरे आयुष्मान भारत योजना लागू होना और गोपबंधु आरोग्य योजना में जो रहेंगे उसका जो सिंक्रोनाइज होगा, उसका लंचिंग प्रोग्राम कैसे होगा, लोगों के पास स्वास्थ्य सेवा कैसे पहुंच रहेगा जो अंतिम धाड़ी में है। तो ये 4 प्रोग्राम को लेकर हमारा 100 डेज का कार्यक्रम धूमधाम से पूरे स्टेट में मनाया जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी को इस बात की जानकारी नहीं है कि मठ मंदिर और माफिया में क्या अंतर होता है। वो माफिया के मजार पर हाथिया पढ़ने वाले लोग हैं और प्रदेश की जनता से, देश की जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। महिला मित्रों के साथ कब की घटना और क्या है पूरा?
कल हम लोग को पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 लोग जो हैं वो आर्मी का जो फायरिंग रेंज है वहाँ पर गए थे देर रात को, और वहाँ पर 2 लोगों के साथ मारपीट हुई और अन्य 2 लोगों को बोला गया 10 लाख रुपए लाने के लिए और उनको भेज दिया गया था। जिन 2 लोगों को वहाँ पे रखा गया था उनमें से फरियादी ने द्वारा ये बताया गया है कि महिला मित्र को साइड पे ले गए थे और उसको उसकी चलाने की आवाज़ आई थी, जिसपे फरियादी जो है उसको आशंका है कि उसके साथ कुछ गलत हरकत हुई होगी। इसमें पुलिस टीम तत्काल मौके पे पहुंच गई थी और पुलिस टीम की गाड़ी को देखते हुए जो आरोपी हैं वो भाग गए थे वहां से। पुलिस लगातार 10 टीम्स यहाँ पर बनाकर लगातार इसमें सारी पूछताछ और इसको पूरा घटना को पर्दाफाश करने का प्रयास किया, और इसमें टोटल जो है 6 आरोपी हैं जिनके नाम पुलिस को पता लग चुके हैं और उसमें से 2 लोगों का अरेस्ट भी हो चुका है। पुलिस अभी भी लगातार 4 लोग जो बचे हैं उनका प्रयास कर रही है उनको पकड़ने का, और उस पर भी जल्दी कार्रवाई कर लेगी। ये मैम जो फरियादी है इसमें किनको वहाँ बंधक बनाया था और किनको भेजा था और किस लिए भेजा था? 2 लोगों को जैसे मैंने पहले बताया है, उनको एक लड़का एक लड़की को वहाँ पे उन लोगों ने रोका था, और जो एक लड़का और एक लड़की थे उनको उन्होंने भेज दिया था 10 लाख रुपए लाने के लिए। ये रेप का मामला दर्ज हुआ है क्या इसमें, गैंग रेप? इसमें जो फरियादी है जिसके द्वारा FIR लिखवाई गई है उसने आशंका जाहिर की है कि लड़की को साइड पे ले गए थे और उसके द्वारा बताया गया है कि लड़की के साथ कुछ दुष्कर्म की घटना उन लोगों ने की होगी, जिसपे पुलिस ने प्रथम दृष्टया FIR की है और लड़की के कोई कथन अभी नहीं हो पाए हैं क्योंकि लड़की अभी कथन नहीं देना चाहती थी। जैसे ही वो कथन देगी हम उस पर आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लूटा भी और मारपीट भी? जी, इसमें लूट की और मारपीट की धारा भी जोड़ी गई है। कौन सी धाराओं में? इसमें प्रॉपर जो धाराएं हैं उसमें वो लगाई गई हैं। ये आर्मी पर्सन जो है ये दोनों मेल आर्मी से बिलोंग जी जी, और महिलाएं सिविलियंस हैं। अगर कहीं ट्रांसफ़र होकर जाते हैं, कहीं ज्वाइन करते हैं, तो जो सरकार की, बिहार सरकार की प्राथमिकताएं हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के अनुसार सारे विभाग काम करते हैं। उसी के अनुसार हमारे जितने बिहार सरकार के विभाग और जिला में जितने पदाधिकारी उन विभागों में पदस्थापित हैं, तो उनको भी उसी शैली में, उसी कार्यशैली में, उसी नीति के अनुसार यहाँ पे काम करना है। उसमें जो पहले जो यहाँ पर कार्य चल रहे हैं उनको कंटिन्यू किया जाएगा, उनको पूरा किया जाएगा, और जो भी कार्य जो समय समय पर सरकार से उनको दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं या जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसके अनुसार हम लोग उन कार्यों को आने वाले समय में भी पूरा करेंगे। इसके साथ ही जिला में जो जितने भी प्रखंड हैं, जितने भी अंचल हैं, जितने भी यहाँ पे अनुमंडल हैं, सब जगह पर हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, चाहे वो SDOs हैं, चाहे BDOs हैं, COs हैं, BPROs हैं, उन सबको हम यही आग्रह करेंगे, सबको हम यही बोलेंगे कि फील्ड विजिट्स में आप लोगों को जाना है, फील्ड में आपको रहना है। आपका एक फील्ड जॉब है। हमारा बुधवार और वीरवार को बिहार सरकार का दिशा निर्देश भी है कि आपको फील्ड में ही रहना है, और हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पहले से, चाहे वो पंचायतों में हैं, चाहे वो कार्य विभागों के हैं, उनका अनुश्रवण करना है, उनको पूरा करवाना है, समय पर पूरा करवाना है। और हम चाहेंगे कि जिला में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जहां पर हम DBT के माध्यम से भी लोगों को सुविधा मुहैया करवाते हैं। इसके अलावा हमारा जो ग्रामीण विभाग के जो काम है, चाहे वो स्वच्छता अभियान है, चाहे वो आवास हाउसिंग का स्कीम है, आवास की योजना है, या फिर इसके अलावा हमारा मनरेगा के जो काम है उन सबको भी समय पर पूरा करवाना है। इसके अलावा हमारे जितने भी डिफरेंट विभाग जो रेगुलेशन का काम करते हैं, चाहे वो एक्साइज है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे माइनिंग है, वो सारे विभागों में भी अपना इन्फोर्समेंट की एक्टिविटीज़ को हम लोग बढ़ाएंगे। इसके साथ ही बेगूसराय जिला की जो जितनी सीमाएं हैं, चाहे वो पटना के साथ हैं, चाहे समस्तीपुर के साथ हैं, खगड़िया के साथ हैं, सारी सीमाओं पर भी जितने भी हमारे रेगुलेशन के काम हैं उनको भी मॉनिटरिंग किया जाएगा। सर, आपने वहाँ किशनगंज में भी आपने शुरुआत किया था शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चूँकि हमारे वहाँ के